माननीय न्यायालयों में विचाराधीन है, अत्यधिक परेशान है। जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक अनुपात, छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, जिसको शिक्षा मित्र और अनुदेशक पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन मानदेय के रूप में शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 एवं अनुदेशकों को केवल 9,000 रुपये मिल रहा है। इतने में वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकते हैं? अनुदेशकों का मानदेय 17,000 करने का आदेश माननीय न्यायालय सिंगल एवं डबल बेंच दोनों से जीतने के बाद भी अभी तक उनका 17,000 रुपये नहीं मिल पा रहा है। उनकी मानदेय बढ़ोतरी कब तक की जाएगी? मेरा पहला अनुपूरक है। दूसरा माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि पिछले सत्र में भी माननीय मंत्री जी का जवाब आया था कि प्राथमिक में 51,112 पद रिक्त हैं और छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, और जो आज जवाब आया है कि 1,26,490 पद रिक्त हैं तथा छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। मुजफ्फरनगर में रहते हो, ये कैसा अनुपात है कि रिक्त पदों की संख्या बढ़ने के बाद भी आपका अनुपात कम नहीं हुआ? माननीय मंत्री जी बताएं कि रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी होगा अथवा नहीं जारी होगा। एक और अनुपूरक है कि जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा विज्ञापन 25 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न हो गई। परीक्षा परिणाम 15 नवंबर 2021 को जारी हुआ तथा पुनः संशोधित परीक्षा परिणाम 6 दिसंबर 2022 को जारी किए गए, लेकिन अभी तक वह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराई गई। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि भर्ती प्रक्रिया को कब तक पूर्ण किया जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन मानवर 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में कई प्रश्न विवादित थे। उन विवादित प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर चीफ जस्टिस वाली डिवीजन बेंच इलाहाबाद ने सभी याचियों को 1 अंक प्रदान करके मेरिट में आने वालों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इस आर्डर के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के आर्डर को सही ठहराया। परीक्षार्थी हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद भी दर दर भटक रहे हैं। आज भी 2249 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि उक्त परीक्षार्थियों को कब तक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और आखिरी की जो हमारी रसोइयाँ हैं उनको मानवर केवल 2,000 रुपये मिलता है, और वो भी जो प्राथमिक विद्यालयों में जो गरीब हैं, विधवा हैं, असहाय हैं, उनको रसोइयों के पद पर रखा जाता है, उनका मानदेय बढ़ाया जाए। और एक आखिरी की स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल को अनुदानित किए जाने के संबंध में सरकार की क्या योजना है? आखिरी बात, क्या शिक्षक भर्ती सरकार लाएगी कि नहीं लाएगी? धन्यवाद। अच्छा, ये प्रश्न उत्तर आने से पहले सारे अनुपूरक तैयार हो गए? अच्छा, पहले लिख के लाए। खैर, दूसरे इसी प्रश्न में श्री अभय सिंह। हाँ, ये माननीय मंत्री जी आप तीनों के नोट कर लेंगे, 3 नाम है, एक साथ जवाब देंगे। आप पूछ लीजिए, आप पूछिए। अभय सिंह का नहीं, अब तीनों के नाम आप पूछ लीजिए, तीनों का जवाब इकट्ठा दे देंगे। हमारे पूर्व में माननीय सदस्य श्री अनिल प्रधान जी ने इस बारे में बहुत विस्तृत से वो तो लिख के लाए थे, आप थोड़ी लाए। और जो आपका जवाब आया है उसमें अभी सरकार के पास कोई योजना नहीं है किसी डीएलएड पास नौजवान को नौकरी दी जाए। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि लाखों डीएलएड पास शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कि टेट पास किए हैं, सुपर टेट पास किए, क्या उनके लिए सरकार पास कोई योजना है? चलिए, माननीय गुलाम मोहम्मद, 3 माननीय सदस्य इसमें थे, इसीलिए तीनों का नाम मैंने लिया। विभाग है, हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विभाग है। जवाब माननीय मंत्री जी का आया है कि 4,17,886 पद हैं, जिसमें से 85,152 खाली है, रिक्त है। इसी तरह से उच्च प्राथमिक में 1,62,198 पद हैं, जिसमें से 41,000 खाली है, 41,381। और इतने के बावजूद माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि हमारा जो रेशो है छात्र और शिक्षक का वो 30 और 1 का है। दूसरे में बता रहे हैं जहाँ अनुदेशकों को जोड़ करके वो 35-1 का है। मैं आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय है कि हमारे गरीब लोग इसमें पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। कहीं कहीं तो 800 बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं, और कहीं जो रेशो है वो 1:5 का है, 1 शिक्षक है और 5 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से कहीं 10 का होगा, लेकिन
जो शहरों के करीब करीब के स्कूल्स हैं वहाँ ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, वो ज़्यादा ट्रांसफ़र करा लेते हैं, वहाँ रेशो बहुत कम है। और जहाँ दूर दराज के लोग हैं, जहाँ ख़ास तौर से दलित समाज के लोग रहते हैं, जहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, पिछड़े लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वहाँ न शिक्षकों का इंतज़ाम है, ना ही सही तरह से शिक्षा दी जा रही है। ज़मीन पर आकर के देखिए, ज़मीनी हकीकत को समझिए और इतना महत्वपूर्ण विभाग जो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है उसके साथ मजाक ना करें। चलिए, इस तरह से 30-1 का और 35-1 का रेशो बता करके आप अपने आप का दामन नहीं बचा सकते। आपको चाहिए ये प्रश्न करिए कि जहां शहर के करीब के इलाके हैं वहां से टीचर्स को हटा करके वहां जहां पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उन लोगों के यहाँ शिक्षकों को दीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए बैठिए। मेरी दरख्वास्त है माननीय मंत्री जी, ये बताने के कष्ट करें कि जो शहर के करीब के स्कूल हैं उनमें क्या प्रतिशत है, क्या अनुपात है शिक्षक और बच्चों का, और जो दूर दराज के स्कूल हैं जहां शिक्षक नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे यहाँ 5-6 गांव ऐसे हैं जहां 800-800 बच्चे हैं, 600-600 बच्चे हैं और स्कूल सिर्फ 2। चलिए बैठिए, उत्तर आने दीजिए। शिक्षक नहीं है, उत्तर आने दीजिए। गुलाम मोहम्मद जी, भाषण नहीं, आपका प्रश्न आ गया, उत्तर आने दीजिए। बेहतर। मेरी दरख्वास्त यही है कि इस विभाग के साथ में थोड़ा सा न्याय करें और गरीबों के साथ न्याय करें ताकि वो बच्चे वहाँ अच्छी तालीम हासिल कर सकें। हमारे जो टीचर्स वहाँ अपॉइंट होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं वहाँ उतना अच्छे टीचर्स। आपकी बात आ गई, थोड़ा सा जमीन पर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माननीय मंत्री जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा सारे इसको एक साथ ही कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि शिक्षकों के अनुपात को लेकर के और शिक्षकों की संख्या प्रदेश में कम है और जिससे बच्चों के पठन पाठन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश में जो शिक्षकों की संख्या है, जो हमने शिक्षक का अनुपात, शिक्षकों का और छात्र का जो अनुपात बनाया है, जो कि पूरे देश भर में लागू होता है, जिसके बारे में माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का है। इस अनुपात को, इस रेशियो को हम सब लोग वर्तमान में हमारे पास में 4,53,554 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र 1,47,766 शिक्षा मित्र और 27,555 अनुदेशक। इन सबको मिलाकर के जो हमारे पास शिक्षक, हमारे पास सारे जो शिक्षक हैं, जो हमें अनुपात बनाना है पूरे प्रदेश भर में 1:30 का प्राइमरी में और 1:35 का अपर प्राइमरी में, इस अनुपात को हम सब लोग पूरा करते हैं और पठन पाठन पे बच्चों के किसी भी विद्यालय में इस तरह का कोई प्रभाव नहीं आता। और जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि जो विद्यालयों में शिक्षकों का जो रेशियो है वो रेशियो उसी जनपद के अंतर्गत बराबर नहीं है, तो उस रेशियो को भी हम सब लोग, सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है कि जिले के अंदर हर एक विद्यालय में शिक्षकों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको बराबर बनाया जाए और अंतः जनपदीय हम सब लोग शिक्षकों को, जिस भी विद्यालय में शिक्षक अगर एक्स्ट्रा हैं और बच्चे वहाँ पे कम हैं, तो उस विद्यालय से शिक्षकों को हम सब लोग दूसरे विद्यालयों में जहाँ पे बच्चे कम हैं उस विद्यालय में भेजने की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और हम सब लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने और भी अन्य काफ़ी सारे इसमें सवाल उठाए थे जो कि मूल प्रश्न से काफ़ी अलग हैं, शिक्षा मित्रों को लेकर के और विभिन्न तरह के, लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के लिए भी जो कि उनको मानदेय दिया जाता था, शिक्षा मित्रों को 3500 रुपये का मानदेय, वो हम लोगों ने बढ़ा करके 10,000 रुपये का हम सब लोगों ने मानदेय करा है और शिक्षा मित्रों के लिए हम सब लोग उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी शिक्षा मित्र किसी भी तरह की असुविधा उसको हो, लेकिन शिक्षा मित्रों को क्योंकि मानदेय उनको मिलता है और 11 महीने के लिए वो मानदेय पे रखे जाते हैं, इसीलिए उनके लिए मानदेय की व्यवस्था बनाई गई है। और जो शिक्षा मित्र हमारी भर्ती परीक्षा और सारी क्वालिफिकेशन ATRE, ग्रेजुएट, BTC, टेट, जिन लोगों ने ये सारी अर्हताओं को पूरा किया, उन सभी शिक्षा मित्रों को हमारी जो पिछले हमारी सरकार में 2 भर्तियां आई, 68,500 की भर्ती और 69,000 की 2 भर्ती, इन सभी भर्तियों में इन सब लोगों को अवसर दिया गया, इनको अलग से वेटेज भी दिया गया और काफ़ी सारे हमारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको 69,000 में
6,688 और 68,500 में 8,552 शिक्षा मित्रों को हमने शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करके इनको वही सहायक अध्यापक की जो सैलरी मिलनी चाहिए वो सैलरी सरकार के द्वारा दी जा रही है और पठन पाठन के कार्य को बेहतर बनाया जा रहा है। माननीय अभय सिंह, श्री अभय सिंह आप बैठिए। नहीं, आपको नहीं अवसर, उनको अवसर है। बहुत एक 10 मिनट हो गए। लास्ट क्वेश्चन अभय सिंह। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। नहीं, आप अभय सिंह नहीं ना, मैंने जितने लोगों का प्रश्न था सबका नाम बुलाया। नहीं गुलाम मोहम्मद जी, अभय सिंह जी, श्री अभय सिंह का नाम बुला नहीं। माननीय मंत्री जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा था, जो आपका जवाब आया था उसके अनुक्रम में, कि जो लाखों डीएलएड पास नौजवान घूम रहा है रोड पे, बेरोजगार है, शिक्षित है, टेट पास किया, सुपर टेट पास किया, इस आशा में कि प्राइमरी में भर्ती निकलेगी और मास्टर होगा, उनके लिए आपके पास कोई योजना है कि नहीं है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। इसका कोई जवाब नहीं आया अभी आपने जो इसमें निकला है कि भर्ती की कोई योजना नहीं है, कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा, तो हम आपसे जानना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप गुलाम मोहम्मद जी बैठिए, ये इसका उत्तर आ जाने दीजिए। विधानसभा अध्यक्ष जोरदार। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी नियुक्ति को लेकर के प्रकरण चल रहे हैं, सभी नियुक्ति को प्रकरण जो कि माननीय न्यायालय में है, और माननीय न्यायालय से जब तक किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं मिल जाता, कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक हम सब लोग इस पे कोई निर्णय लेने में सरकार के द्वारा चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 2 नहीं लिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 श्री लालजी वर्मा जी, श्री लालजी वर्मा जी पूछ ले मान्यवर जी। यही तो कहा आपसे, आपका नाम इसीलिए लिया। मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरे प्रदेश पर ये लागू है। मान्यवर, कोई भी गांव आज ऐसा नहीं है कि वहां पर आप आसानी से इस बरसात के दिन में पहुंच सकते हैं। ये लाइन बिछाने के लिए, पेयजल लाइन बिछाने के लिए सारी ग्रामीण सड़कों को तोड़ दिया गया और मान्यवर कई लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी गांव की सड़क को बनाने का काम नहीं किया गया। ये इसमें बहुत अनुपूरक बनता नहीं है। जो प्रश्न आया उसका उत्तर आ गया। दो चीज इसमें क्या अनुपूरक बनता है? वो सड़क आप पूछ रहे, सड़क बनी है, वो कह रहे बना रहे हैं, बात खत्म। नहीं, सुन लीजिए, इसमें कौन सा आप गली मोहल्ले की सड़क का नाम लोगे? वो थोड़ी संभव है। वही बता रहा हूँ, इसमें पूरा उत्तर आ गया। इसमें कोई अनुपूरक बनता नहीं है। अब एक अरे क्या बनता है अनुपूरक? आप बताओ क्या बनता है? वो जबरदस्ती, क्योंकि वर्मा जी हैं, उन्होंने बोलना है, इसीलिए अनुपूरक है। एक प्रश्न मान्यवर, बताइए, एक प्रश्न क्या बनता है बताइए। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु पाइपलाइन बिछाए जाने के समय कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य पूर्ण होने के उपरांत तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि कितने समय में सड़कों का मरम्मत कर दिया जाएगा? नंबर 1 कि अगर तोड़ने के बाद लाइन बिछाने के कितने समय में पूरा किया जाएगा? दूसरे मान्यवर, वो मरम्मत का कार्य कौन करेगा? जो सड़क तोड़ रहा है जो विभाग, जो ठेकेदार है, अब कहाँ का है, बंबई का है, कहाँ का है मालूम नहीं मान्यवर, पूरे प्रदेश का उसके आपको ठेकेदार से क्या लेना? तो उसका जिम्मेदारी किसकी है? और दूसरा, एक मिनट मान्यवर, एक और प्रश्न मान्यवर इसी के साथ, कि कोई एक गांव का नाम बता दें पूरे प्रदेश में जहां पर सड़कें जो विभाग द्वारा जो पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई है उस विभाग द्वारा फिर से बनाई गई है। एक ये 3 प्रश्न है। पंकज मलिक, अरे इसमें क्या पूछोगे भाई? अब ये 3 तो बता दें। इसमें क्या पूछना है आपने? आपका है, आप क्या पूछोगे? अब क्षेत्र वाइज तो उनके पास जानकारी थोड़ी होगी। मेरा तो आ जाने दो। पंकज मलिक, अपनी बात तो कह लूं। श्री पंकज मलिक, मान्य अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं देखिए, तारांकित प्रश्न में मेरा निवेदन सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, आपका नाम लिखने से थोड़ी, जहां नाम लिख जाएगा वहां बुला लेंगे। तारांकित प्रश्न का यह मतलब है कि अगर कोई पॉलिसी मैटर हो, अब तारांकित प्रश्न में आप पूछोगे कि आपकी गली राम गली के श्याम गली का गली बनी है कि नहीं बनी, वो तो संभव नहीं है ना यहाँ देने का। नहीं, श्याम गली की बात नहीं करेंगे मान्यवर। आप देखो, आप जो उसकी पॉलिसी मैटर्स हैं उसके ऊपर तारांकित पे बात करिए। आप जनरल बातचीत करिए ना। आप गली मोहल्ले की बात करिए, उसको तारांकित प्रश्न लेकर आइए। पंकज मलिक, पंकज मलिक उसी के साथ दोनों का वर्मा साहब, वर्मा माननीय अध्यक्ष जी,
मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग सब गांव की पृष्ठभूमि के लोग हैं, गांव में जाते हैं तो बड़ी दिक्कत, वास्तव में एक बड़ी समस्या है। पानी की लाइन क्यों आ रही है? आपके माध्यम पानी के समाधान के साथ साथ जब गड्ढे हो जाएंगे तो टंकी चल नहीं पानेगी, बड़ी दिक्कत है। पूछिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कितनी कार्यदायी संस्थाओं ने जिन्होंने समय से अवधि रहते हुए मरम्मत नहीं की सड़कों की, कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या कोई शिकायत आई भी नहीं आई? ये पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी दोनों। बस इसको बता दो, इसमें काफी है। मान्यवर, ये कहाँ पूछोगे? मान्यवर, पूछ ये उत्तर आ जाए। मान्यवर हमारा भी है, आप तो हो ही हो, एक ही काम है। मान्यवर, ये महत्वपूर्ण योजना है और महत्वाकांक्षी योजना है। आप सब स्वयं जानते हैं कि क्या स्थिति राज्य की थी और देश की क्या स्थिति थी। बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी मंगाया जाता था और आज भी हमारे सामने संकट है। ऐसे दलित बस्ती से ये लेकर हर जगह संकट है और लक्ष्य 2024 तक हमें पूरा करना है। बहुत पीछे थे हम। आज मैं 40,000 प्रतिदिन नल कनेक्शन दे रहा हूं। लगभग कई राज्य को मैं झूठ बोल दूंगा तो मेरा रिजाइन ले लेना। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं। तेरे उत्तर आने दीजिए। नहीं कोई बात को, जो भी बात मंत्री जी कह रहे, मेरी भी निवेदन सुन लीजिए। जो उन्होंने कहा है ना, गलत बात है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, आप झूठ अब बिना प्रमाणित किए आप नहीं बोल सकते। झूठ शब्द यहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, असंसदीय। आज हम माननीय मंत्री जी बोलिए। राज्य के अंदर लगभग हमारा एवरेज 40 का हजार का रहा है। पर डे पोर्टल पर आता है, देश इसको नोटेट करता है, आता है और इस समय स्पीड में है और 2024 तक हमें देश को नंबर 1 लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ 2,62,00,000 नल कनेक्शन देना है और राज्यों में कहीं 4 लाख है, 15 लाख है, कहीं 10 लाख है, कई राज्यों में 1 करोड़ है। क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी माननीय लालजी वर्मन जी ने जो पूछा है, मैं इस कंपनी जो ठेका लेगी माननीय अध्यक्ष जी, इस कंपनी को जब तक काम नहीं कर पाएगा, यदि रोड हमारा पूरा करने के बाद ही उसको पेमेंट में करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। उसका 1 रुपया का पेमेंट। 1 सेकेंड बैठ, 1 सेकेंड। जो माननीय गांव का पूछे, केवल मैं अंबेडकर नगर का बता रहा हूं। मरम्मत की गई सड़कों की लंबाई, इसमें मैं नहीं कह सकता मैं क्या बोल रहा हूं। ये मेरे पास अभी आंकड़ा जो लीक कराए वह है, उसको पोर्टल पर नहीं है। इसमें जो मरम्मत की गई है केवल आपके यहां जो कंपनी द्वारा मैसर्स बेल्सन द्वारा 1,24,050। इसी तरह कई गांवों का इसके पास है और ये 10,95,850 और 12,19,900 सड़कों की लंबाई की मरम्मत अंबेडकर नगर की बता रहा कर दिया गया है। यदि एक सेकंड बैठे, 1 सेकंड क्या है, 1 मिनट, इसमें थोड़ा आप लोग गंभीर उत्तर तो सुनो बाबू। पाइपलाइन बिछाने के बाद कमाल भाई सुनो तो 1 मिनट, संपूर्ण नल कनेक्शन देना पड़ता है। गांव वालों को 1 मिनट, गांव वालों को कभी डर लगता है आधार कार्ड देने में, उनको लगता है कि हमारा बाद में मुझे पैसा न वसूला जाए, इसलिए एसडीएम, तहसीलदार सभी अधिकारियों को लेकर ये आग्रह किया जाता है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। भले ही योजना हो, ऐसी कोई योजना उनको बताना पड़ता है, फिर अपना आधार कार्ड देते हैं। फिर भी ऐसे 10-5 गांव बस जाते हैं, 10-5 गांव दूसरे स्थान पर बस जाते हैं। फिर हाईवे, नेशनल हाईवे जो सड़कें हमारी निकलती हैं, 4 लेन की सड़कें निकल रही हैं, वह कभी रोड कटिंग कर देता है, फिर उसके कारण कठिनाई, और सभी घरों पर नल कनेक्शन देना भी कठिनाई होती है, गांव में जाना। लेकिन मानक के आधार पर मैं गारंटी से कहता हूं आप सबको 100% विश्वास करना, जब तक वह रोड सड़क पक्की नहीं कर देंगे तब तक किसी कॉन्ट्रैक्टर का मैं पेमेंट नहीं करूंगा। आप लोग तक मैं आश्वस्त करता। 1 मिनट पहले मनोज, उत्तर तो आ जाए, पहले सुन लीजिए। पिछला तो उत्तर आ जाए, आप जब चाहते हैं। 1 सेकंड सुन लीजिए, लगा हुआ है। इसमें कठिनाई क्या होती है मनोज जी? मनोज, 1 सेकंड। पाइपलाइन बिछाने के बाद हमें 3 महीना उसको हमें सर्च करना पड़ता है कि कोई पाइपलाइन लीकेज तो नहीं कर रहा है, टोटी लीकेज, फिर लीकेज करेगा तो फिर रोड खोदवाना पड़ेगा। इसलिए पहले उसको साधारण मरम्मत किया जाता है, हल्का फुल्का।
जब एक भी पाइपलाइन और कोई टोटी लीकेज नहीं रहता है तब उसकी पक्की सड़कें बनती है। और ये शासनादेश है, कोई ऐसा नहीं, शासनादेश है चीफ सेक्रेटरी द्वारा, पूरा शासना, उसका 100% पालन करवाने के लिए योगी सरकार है, आप विश्वास करिए। बहुत बढ़िया। अवधेश जी, अवधेश जी, आपसे सीनियर है वो, मानुअल आप देखिए अवधेश जी, इनको समझाइए। अवधेश जी, मानुअल श्रीमान अवधेश जी, मानुअल, निश्चित रूप से जल जीवन मिशन योजना सरकार की अनुपूरक बहुत पूछिए, वो तो अच्छी है ही है। महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन जो सवाल रखा गया है वो केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। पूरे प्रदेश में जितनी सड़कें हैं, चाहे विधायक प्रदेश में नहीं है, विधायक निधि की बात नहीं हो रही है, जहाँ जहाँ नल बन रहा है पानी डालो वहीं की बात हो रही है। एक और खुदाई हो रही है, पाइप बिछाने का काम, पाइप पूरी घटिया टाइप की पाइप है, सड़ी गुड़ी है। और निश्चित रूप से ये जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश के किसी भी गांव में ये पानी नहीं पहुंचा पाएंगे, ये तो पहुंचाएंगे, असंभव है। माननीय मनोज जी, और होगा आपकी बात, आप कह रहे नहीं पहुंचाएंगे, वो कह रहे पहुंचाएंगे, 100% पहुंचाएंगे। बैठिए। तो मैं दो बातें माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ, आखिर ये कंपनी कहाँ की है और अरे आपको कंपनी से क्या लेना है? आप नल देखो, आप मछली की आग देखो, कहाँ से आ रहा है, इसका क्या मतलब है? अरे यहाँ ठेकेदारों का डिस्कस करने के लिए थोड़ी है विधानसभा। अरे कंपनी से क्या मतलब? सरकार की जिम्मेवारी है, कोई भी कंपनी हो, यहाँ पर कंपनियों का नाम लेकर उनको महिमा मंडित मत करिए। शासनादेश बता दे, किसी कंपनी का यहाँ पर नाम नहीं लिया जाएगा। अगर किसी कंपनी का नाम लिया जाएगा तो उसको कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर सरकार की जिम्मेवारी आपका काम करना। कृपा पूर्वक एक सवाल का जवाब दे दें कि ये शासनादेश क्या है? सड़क बनाने के लिए जो खुदाई हो रही है, शासनादेश क्या है कि कब तक बना वो उसका उत्तर आ चुका है, उसका उत्तर आ चुका है। माननीय मनोज जी, उसका उत्तर आ चुका है, वो बता चुके 3 महीने में। मनोज जी, आपने कुछ पूछना? माननीय आपको क्या पूछना पड़ा जी? माननीय अध्यक्ष जी, हम तो एक बहुत छोटा सा माननीय अध्यक्ष जी, बहुत छोटा सा एक प्रश्न है, उसमें कुछ उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है। हम आपकी मंशा पर कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं। कोई भी सरकार चाहती है प्रश्न पर आइए। अगर नाली, बहुत सारे प्रश्न, आधा घंटा हो गया। अगर पाइपलाइन खुदी है तो सड़क बने, इसलिए कि उसके एस्टीमेट में उसका बेस जोड़ा जाता है। मैं माननीय मंत्री जी आपको 2 चीजें संज्ञान में रखना चाहता हूँ। इसमें 2 राय नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में सड़कों का हो रहा है। एक दृष्टांत है कि एक जगतपुर ब्लॉक है जहां विधायक निधि का हमने वहां पर 2 करोड़ रुपए दिया, सीसी सड़कें बनी। दुर्भाग्य कि उसके 3 महीने बाद एक अवस्थी कंस्ट्रक्शन कंपनी फतेहपुर की है, उसने पूरी विधायक नहीं, ये महत्वपूर्ण आपका किसी कंपनी से कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। विभाग की जिम्मेवारी है, कोई भी कंपनी है उसका अच्छा काम कराएगी, सरकार की जिम्मेवारी है। जिस आप किसी कंपनी का काम करवाने के पक्ष में, ठीक 3 महीने बाद वो सड़कें तोड़ दी। विभाग DRDA ये कह रहा है कि वो सड़क कहां गई जो हमने बनवाई थी। अब एक बड़ा सवाल सर खड़ा हो गया, विधायक निधि से बनी सड़कें हैं, उसने उसको तोड़ दिया, 1.5 साल हो गया, उसने उसकी मरम्मत नहीं कराई। आप संज्ञान में भी लें और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 1.5 साल में सड़कें नहीं बनवाई, उसकी मरम्मत और उसके निर्माण का भी निर्देश यहां से जारी करें। माननीय पारस जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, अरे कम बैठो श्यामलाल जी, अरे श्यामलाल जी बैठिए, अरे कोई बात बैठे, अरे ये हो जाए। माननीय मंत्री जी ने इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो जवाब दिया, मैं उस पर एक शब्द कहते हुए अपने प्रश्न पर आऊंगा, मूल प्रश्न पर, कि आपने लिखा है कि कुछ सड़कें, जबकि हालात यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव की शायद ही कोई सड़क बची हो जो तोड़ी ना गई। इसका मतलब सब जगह पानी में हो रहा है, इसका मतलब सब जगह पानी बिछ रहा है, सब जगह नहीं पहुंच रहा। अरे ये तो बता रहे हैं, ये पानी वाली बात हो रही है ना, सारी सड़कों की बात हो रही है, इसका मतलब है कि सब जगह का पानी की लाइन जा रही है। सड़कें तोड़ने के बाद जो जल मिशन आपकी ये योजना है, उसमें मात्र 2 इंच का पाइप डाला जा रहा है। 2 इंच के पाइप से, और कई जगह किसी ग्राम की टंकी की जो वाटर टैंक बना है वो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर है। तो वहां से किस प्रेशर से 2-3 मिनट 4 किलोमीटर दूर तक है, तो 2 इंच के पाइप बात नहीं आपस में बात। माननीय मंत्री जी, आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या 2 इंच के पाइप से
4 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर दूर वाटर हेड टैंक जो बना है उस गांव में कैसे सप्लाई हो जाएगी? जब सब अपने अपने घरों के नल के टैप खोल देंगे, टंकी खोल देंगे, तो अगले वाले घर को पानी मिलेगा नहीं, प्रेशर मिलेगा ही। उसके बाद दूसरा ये कि जो आप रिपेयर की बात कर रहे हैं, रिपेयर का मानक क्या होगा? आज आप देखें जाकर के, जहां अम्बेडकर नगर की मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां आपका आपने उदाहरण दिया है कि आप वहां की जांच करा लीजिए। जो सीसी किसी भी माध्यम से बनी थी, चाहे वो ग्राम पंचायत से हो, चाहे वो जिला पंचायत से हो, चाहे वो आपके विधायक निधि से हो, जिस तरह से भी वो सीसी बनी थी, उस मानक के अनुरूप आपकी जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनका रिपेयर नहीं किया जा रहा है। क्या आप इसकी जांच कराएंगे और उन्हीं मानक के अनुरूप उनको क्षतिग्रस्त सड़कों को रिपेयर कराएंगे कि नहीं? श्री शिव प्रताप यादव, डॉक्टर शिव प्रताप यादव, यह आखिरी प्रश्न है। कि पुनर्स्थापना के प्रावधान किए गए और इसमें एक बताया गया कि पाइप बिछाए जाने के समय कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य पूर्ण होने के उपरांत किया जाएगा। मैं पहले कैसे करें? माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। जितने भी गांव में जो पाइप बिछाए गए हैं ग्रामीण सड़कें तोड़कर, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया, कहीं पर भी जो है सड़कों का मरम्मत नहीं हुआ है। उदाहरण के रूप में मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के गंजरी ब्लॉक में 2 गांव बताऊंगा, चतुरनगर है, कठेर है, और पचपड़वा ब्लॉक में 2 गांव बताऊंगा, थारू जंजात बाहुल गांव है, बिशुनपुर विश्राम, नरीवा। इसकी जांच करा लिया जाए। मैं खुद उस गांव में गया था और लोगों ने बताया सड़कें वहां टूटी हुई है, आज तक मरम्मत नहीं कराया गया है। दूसरी बात है मानवर, जो पाइपलाइन बिछाई गई है इतना घटिया स्तर की है, लीक हो जाती है। नतीजा हुआ है कि पानी पाइप तक नहीं पहुंच पाता है। ये जो 4 गांव हमने बताया, इन्हीं 4 गांव का वो भी टेस्ट करा ले, लिख के दे। देखिए हमारे मनवर, लिख के दे। मेरा आपका नाम नहीं है उसमें, 10 लोगों का नाम है, 10 लोगों का 10 लोगों का सब कुछ करा लिया। इतने वाटर में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, इसलिए कैंसर की बीमारी फैल रही है। 9 लोगों के नाम। पहले इंडिया मार्क का हैंडपंप लगता था, लोग शुद्ध पानी पा जाते थे, वो भी 2014 से बंद कर दिया गया कि हम हर जल मिशन में गाँव घर घर पानी पहुँचाएंगे। वो पहुँच नहीं पा रहा है मनवर, कैंसर से तमाम। तो मैं अरे कैंसर से पाइप सड़क का क्या मतलब? ये आपसे माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी बैठिए, हो गया आपका प्रश्न। 4 गांव में देखिए पूरे प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर यादव में बैठिए, जहां पर 2 साल 3 साल पहले पाइप लगा दी गई है और टोटी भी लगा दी गई है, तो क्या वहां पर पानी पहुंच रहा है? चलिए, जितने भी अनुपूरक प्रश्न आए हैं उसमें माननीय मंत्री जी इनका माइक बंद कर दीजिए। ये जितने भी अनुपूरक प्रश्न आए, माननीय मंत्री जी सुनिए, जितने भी अनुपूरक प्रश्न आए हैं, जो आपने यहां पर कहा है कि जो उसके मानक हैं और जो शासनादेश है कि 3 महीने के अंतर्गत सड़क बन जानी चाहिए, कुछ विषय यहां पर आए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि 1 साल हो गया, 3 महीने से ज्यादा हो गया। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप जो आपका शासनादेश है उसके अनुरूप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सब काम हो रहा है, जो ना हो रहा उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, डॉक्टर आर.के. वर्मा। आपकी अनुज्ञा से विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं के गुणवत्ता से संबंधित यह प्रश्न है और इस प्रश्न पर माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की परख जिलाधिकारी, शासन के द्वारा नामित नोडल अधिकारी और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के द्वारा किया जाता है। मान्यवर, इसके बावजूद भी हम लोग बहुत बार देखते हैं कि कोई भी भवन निर्मित होता है और पहली ही बरसात में पानी रिसने लगता है, उससे पुल का उद्घाटन भी नहीं होता और उससे पहले ही धराशायी हो जाता है।
पुल इससे क्या मतलब है भैया? अनुवाद- मेडिकल कॉलेज में पुल कहाँ ले आ रहे? डॉक्टर साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, उसी पर आ- मेडिकल कॉलेज में पुल भी ले आए हो। मानवर आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, है इसी में। अरे पुल कहाँ से आ गया मेडिकल कॉलेज में? मैं बता रहा हूँ, वो उसकी मॉनिटरिंग इंजीनियर ही करता है, उसकी मॉनिटरिंग। अरे आप मानवर आप लोग नहीं, कोई एक मिनट कहिए, कोई भी कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य कर रही होगी, उस कार्यदायी संस्था के द्वारा एक नामित इंजीनियर होता है जो प्राविधिक शिक्षा विभाग का ही होता है। इससे मान्यवर थोड़ी सी बात ये आई है। मान्यवर जो प्रश्न ये है कि 3 लेवल पर गुणवत्ता की परख होने के बावजूद ये दशा है। हम अपने अतीत के इमारतों पर नजर डालते हैं, बहुत पुरानी इन मेडिकल कॉलेज की बात करिए, बस प्राचीनतम काल की इमारतें। धमक स्तूप सारनाथ का 2500 वर्ष पहले बना, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का 2500 साल पहले बना। हम जहां पर हैं लखनऊ का इमामबाड़ा 1784 में बना, आगरा का ताजमहल 1632 में। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई अनुपूरक प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो मैं आगे से, क्योंकि आधा घंटा हो गया, सिर्फ 2 प्रश्न है। ये विषय आप स्पेसिफिकली आप हाँ बस हाँ। ये समस्या। अब आप देश भर के सारे स्मारक गिनाना शुरू कर दोगे तो 3 घंटे उसी में लगेंगे। मानवर मैं जो बात इंगित करना चाहता हूं कि अंग्रेजों और मुगलों या प्राचीन काल के शासकों के द्वारा जो इमारतें बनाई गई, हजारों हजार साल तक आज हमें गौरव, वो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने नहीं आएंगे मानवर, लेकिन आज हम आजाद भारत में जिन इमारतों का निर्माण कर रहे हैं वो निर्माण कार्य पूरा भी नहीं होता, उससे पहले ही धराशायी हो जाती है। उद्घाटन नहीं होता, उससे पहले ही धराशायी हो जाती है। मानव जो मेरा प्रश्न है, जो माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि जो इंस्पेक्शन की प्रक्रिया है, विभाग का एक प्रयोगशाला होती है और ज्यादातर जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट से जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया जाता है, जो निर्माण सामग्री की जांच है वह जैसे एनआईटी या एमएनआईटी से की किससे कराई जाए? आप बताओ, फोर्थ पार्टी से कराई? उसी पर आ रहा हूं, पहले उस पर आइए ना, सीधा आइए। एमएनआईटी या एनआईटी की प्रयोगशाला से जो निर्माण सामग्री की जांच होनी चाहिए वह उससे ना होकर के उसी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर या अन्य कर्मचारियों के द्वारा निजी प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं और लोग सीधे बिना सामग्री के शुल्क जमा करके उससे संबंधित रिपोर्ट लगा करके विभाग से पैसा वसूलने का काम करते हैं। तो मानो मेरा जो प्रश्न है कि क्या जो विभागीय प्रयोगशालाएं बनी है निष्पक्षता, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई कार्य योजना बनाएंगे? दूसरा, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट एमएनआईटी, एनआईटी जैसी प्रयोगशालाओं से क्या ये इसकी अनिवार्यता सुनिश्चित सरकार नहीं करेगी कि जो भी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं उनका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एनआईटी या एमएनआईटी के प्रयोगशाला के लैब इंचार्ज की हस्ताक्षरित ही होनी चाहिए, जिससे निजी लैब जो निजी प्रयोगशालाएं लगा करके लोग बाजार बना करके बैठे हैं जहां पर गुणवत्ता की कोई जांच नहीं होती है, केवल शुल्क लेकर के रिपोर्ट दी जाती है, उस पर विराम लगाया जा सके। मानवर ये मैं 2 प्रश्नों का मैं जवाब माननीय मंत्री जी से चाहता हूं। 2 ही अलाउड है, 5 मिनट फिर बाद में मैं नहीं बोलूंगा। मानवर इसी पर मेरे संज्ञान में मैं सरकार को भी ये संज्ञान में देना चाहता हूं कि एमएनआईटी प्रयागराज में एक प्रोफेसर आरपी तिवारी की निजी प्रयोगशाला से प्रयागराज मंडल की ज्यादातर विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा जा रही है उसकी जांच क्या निजी प्रयोगशालाओं से कितने परियोजनाओं की सामग्री की गुणवत्ता की जांच की रिपोर्ट लगाई गई है, इसकी जांच करा करके उस पर कार्रवाई कराने का मैं आश्वासन चाहूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है मैं उससे बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जांच की 2 प्रक्रियाएं हैं। एक जिला स्तरीय जो जिलाधिकारी के माध्यम से होती है, अपनी टास्क फोर्स बना करके जांच कराते हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन या अन्य किसी संस्था के अधिकारी होते हैं। ये प्राइमरी लेयर है। दूसरी लेयर पर जो सामग्री है उसकी जांच हम लोग एनआईटी या आईआईटी स्तर के संस्थानों से कराते हैं। और जो हमारे सदस्य ने पूछा कि प्राइवेट लैब से, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज के
किसी निर्माण में किसी प्राइवेट संस्था की रिपोर्ट हम लोग मान्य नहीं करते हैं। एनआईटी मतलब जैसे एमएनआईटी का अपना एक स्तर है, तो ये है। दूसरा, हमारे जो सदस्य ने पूछा, तीसरा लेयर मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं, हमने स्वयं अपने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर को, जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उसको नोडल के रूप में नियुक्त कर रखा है। वो स्वयं जांच करता है कि किसी प्रकार क्वालिटी में कोई कमी ना होने पाए। विशेष रूप से मैं प्रतापगढ़ के बारे में बताना चाहूँगा। प्रतापगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज की जांच एमएनआईटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मोतीलाल नेहरू प्रयागराज के लैब से जांच हुई है, जिसकी रिपोर्ट यहाँ पर संलग्न है, और अगर आवश्यकता होगी तो माननीय सदस्य को मैं बैठाल करके स्वयं दिखा दूंगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 4 संदीप सिंह हैं, पूछिए प्लीज। लगभग 16 साल से रोजगार सेवक के रूप में काम कर रहे साथियों के लिए मैंने एक सवाल लगाया था। वो तो उसका उत्तर आ गया, अनुपूरक पूछिए। जी सर। वो तो आपने लगाया था, उसका उत्तर आ गया, अनुपूरक पूछिए। आवाज़ नहीं आ रही सर। आएगी, धीरे धीरे आएगी। हेलो। अरे आप पूछिए। मैंने एक सवाल लगाया था जिसमें उत्तर आया है जी नहीं। यही साथी पहले पंचायत मित्र के रूप में काम कर रहे थे, अब लगातार ये मनरेगा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। इनको जो वेतनमान दिया जाता है, इसमें मेरा एक सवाल था कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से जो इनका ईपीएफ काटा जा रहा है, जिसका लाभ कर्मचारियों को आज तक नहीं मिला है, क्या सरकार इसका लाभ कर्मचारियों को देगी? इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहला मेरा प्रश्न है। दूसरा, जो एक अल्प मानदेय लगभग 10,000 रुपया कर्मचारी मिलता है, उसी से कर्मचारी अंश और नियोक्ता अंश दोनों मानदेय इससे कट जाता है, जो कि बहुत कम मानदेय होने के बावजूद भी उससे कटता है। क्या ये उचित है? इस पर सरकार विचार करेगी कि नहीं करेगी? साथ में जो साथी इतने दिनों से, लंबे 16 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, सरकार इनका कोई न्यूनतम वेतनमान तय करेगी कि नहीं करेगी? और क्या सरकार इस पर कोई विचार करेगी? बैठो। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी। सरकार की स्कीम है और माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि इसका मानदेय बढ़ेगा कि नहीं, तो ये भारत सरकार की स्कीम है। जब भारत सरकार ने इस पे बढ़ाया है, पहले 23/11/2007 के अनुसार जो है 2,000 प्रतिमाह की दर से दिया जाता था। फिर 2012 में 3,630 रुपया दिया गया बढ़ा करके, फिर 2016 में इसको 6,000 किया गया, और फिर 3/10/2021 को इसको 10,000 रुपया कर दिया गया, जिसको ईपीएफ धनराशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। और आगे भारत सरकार की तरफ से कोई स्कीम आएगी तो इसको बढ़ाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। प्रश्न संख्या 5 क्या था? माननीय मंत्री जी से ही जानने का प्रयास किया था कि ये जो ईपीएफ कट रहा है, इसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है। दूसरा, ये जो 10,000 रुपया आपने मानदेय दिया है, इसका जो कर्मचारी अंश और नियोक्ता अंश दोनों इसी मानदेय से काटा जा रहा है। क्या इस पर रोकने पर सरकार कोई विचार करेगी कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से ही उसके ऊपर कार्रवाई होगी। माननीय मंत्री जी, इसके बारे में जानकारी हो तो बताइए, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है वो करेंगे जो भी तय करेंगे। प्रश्न संख्या 5 मोहम्मद फहीम इरफान। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, मेरे द्वारा
माननीय अध्यक्ष जी, मेरे द्वारा ये प्रश्न प्रदेश में प्राइवेट विद्यालय संचालकों द्वारा अपने यहाँ अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों के प्राइवेट कोर्स और ड्रेस आदि के नाम पर हो रहे आर्थिक शोषण की तरफ ध्यान आकृष्ट कर जनहित में उसे रोकने के उद्देश्य था। परंतु प्रश्न के जवाब से ये सिद्ध हो रहा है कि प्रदेश के किसी पब्लिक स्कूल में अभिभावकों का कोई आर्थिक शोषण नहीं हो रहा है। सरकार का ये जवाब वास्तविकता के विपरीत होने से पता चलता है कि सरकार को जनहित के बजाय पब्लिक स्कूल संचालकों के हित का अधिक ध्यान है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम वाली किताबें परिषदीय विद्यालयों की किताबों के समान हैं अथवा भिन्न हैं। अध्यक्ष जी, क्या प्राइवेट विद्यालय संचालकों को उक्त पाठ्यक्रम से अलग भी कोर्स या किताबें किसी खास दुकान से क्रय करने या पढ़ाने का अधिकार है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी, क्या जनहित में उक्त शोषण रोकने भविष्य में परिषदीय विद्यालयों की भांति प्राइवेट विद्यालयों में भी सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती मूल्य पर किताबें उपलब्ध कराने का आश्वासन माननीय मंत्री जी सदन में देंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन कक्षा 1 से 8 तक सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में परिषदीय विद्यालयों की भांति बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम तय किया गया है उसी के अनुसार पठन पाठन का कार्य संचालित किया जाता है। और इसकी एक नियमावली भी है जो कि जब मान्यता दी जाती है तो मान्यता देते समय ये सारी नियमावली को देखा जाता है और उसी के बाद में उस विद्यालय को मान्यता की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाती है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि हमारे जितने भी ऐसे प्राइवेट विद्यालय हैं जिसके अंतर्गत बच्चों को ड्रेस के लिए या फिर कोर्स से अलग किसी भी तरह की पुस्तकों को खरीदने के लिए कोई अलग पाठ्यक्रम के लिए अगर इस तरह से उनको फोर्स किया जाता है तो इसके लिए हमारे यहाँ पे प्रदेश हर जिला स्तर पे एक जिला शुल्क नियामक समिति का गठन किया गया है जो कि जिलाध्यक्ष और जिलाधिकारी के अंतर्गत जिसको कमेटी को बनाया गया है, जिसके माध्यम से अगर इस तरह की कोई भी समस्या जिले के अंतर्गत आती है किसी भी विद्यालय से संबंधित तो उसके खिलाफ अभिभावकों के द्वारा वहां पे शिकायत की जाती है और उस विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और पिछले समय में इस तरह की अगर कोई शिकायतें प्रदेश भर में आई भी हैं जिलों में तो वहां पे समय से उनको सुन करके और कार्रवाई भी की गई है। और जहां तक ड्रेस को लेकर के माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि तो इसकी भी एक नियमावली है कि 5 वर्ष के अंतर कोई भी विद्यालय अपनी जो उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, उसको अगर बदलता है तो भी समय के अंतर्गत अगर उसको बदला गया है तो भी उस जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के माध्यम से उस विद्यालय के ऊपर कार्रवाई करने की इस तरह का पहले से नियमावली के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई है और कोई भी इस तरह की अगर शिकायत होती है तो कार्रवाई की जाती है। प्रश्न के 5 स्वामी ओमेश हैं? मंत्री से कहना चाहूँगा कि जो समिति बनाई गई है उस समिति के जो जिलाधिकारी जी हैं तो जो समिति ने क्या जिला मुरादाबाद में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में किन किन विद्यालयों पर कार्रवाई की है उस समिति के द्वारा अब तक आपको देने का उपलब्ध है। यही गुजारिश है मेरी माननीय मंत्री जी, गुजारिश और है हमारे यहाँ जो आपके जर्जर स्कूल हैं जो टूट गए हैं उसके बाद जो बच्चों का पाठ्यक्रम चल रहा है वो एक कमरे में चल रहा है जिससे बच्चों की हालात बद से बदतर है। तो मैं गुजारिश करूंगा अध्यक्ष जी के माध्यम से कि कम से कम जो हमारे स्कूल जर्जर टूट गए हैं उनको जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करें। बहुत डॉक्टर रागिनी। शिक्षा मंत्री जी से जौनपुर जिले में मेरी आवाज आ रही है? लेकिन जिले वाइज नहीं जिले में 205 ऐसे स्कूल हैं मंत्री जी जहां पे अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया। उससे संबंधित नहीं है और अरे इस प्रश्न से संबंधित नहीं है सर। ये जौनपुर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। 205 स्कूलों के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। सारे इम्पोर्टेंट है जो उस प्रश्न से संबंधित है वो पूछे ना। बजट बनकर प्रश्न से बाहर नहीं पूछा जा सकता अध्यक्ष जी, प्रश्न और के अभी बाद तक कोई एक्शन नहीं लिया। स्वामी ओमेश प्रश्न से पढ़िए, प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न हो उसको करिए। मान्यवर महोदय,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बिजनौर जिले में चांदपुर तहसील में लगभग 10-12 वर्षों से पानी की बाढ़ आ रही है, गंगा के पानी की, और हर वर्ष कम से कम 5 बार बाढ़ आती है। आज भी बाढ़ आ रही है वहाँ पर और बुरी तरह से किसानों की फसलों को बर्बाद करके रख दिया है। 2021 में अधिशासी अभियंता अनुसंधान एवं नियोजन खंड मुरादाबाद ने अधिशासी अभियंता अफजलगढ़ सिंचाई खंड धामपुर को पत्र लिखा था कि 30 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध बनना है। उसके लिए 25 लाख रुपया जो है सर्वे की राशि अवमुक्त करने के लिए लिखा था, जिसके सापेक्ष में 10 लाख राशि अवमुक्त हो गई थी, जिसके सापेक्ष में 16 किलोमीटर का सर्वेक्षण हो चुका है। शेष 14 किलोमीटर बाकी है। 15 लाख की डिमांड की गई है, लेकिन अभी तक वो 15 लाख जो है अभी तक अवमुक्त नहीं हुआ है, इसलिए सर्वे का कार्य अधर में लटका हुआ है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया था और मैंने अपने दिल को साफ करके कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे जो जीत मिली है केवल इस उससे मिली है कि इस तट का मैं निर्माण कराऊंगा। इतनी खुल के बात जो है मैंने की है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं हुई है। मेरा पूरा अनुपूरक प्रश्न है, क्या सरकार सर्वे के लिए जो 15 लाख रुपए की राशि है, शेष राशि है, उसको मुक्त करेगी? दूसरा प्रश्न है, जहानाबाद से नारनौल तक जो 30 किलोमीटर का बंध है, ये सर्वे कराकर सरकार उस पर तटबंध बनाने का काम करेगी? ये मेरा दो प्रश्न है। ये जानकारियां तो बताइए। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है वो आपने जनरल जो किसानों के जलमग्न, आपने कोई पर्टिकुलरली जहां पर 25 लाख रुपए दिए गए हैं किसी पुल के लिए, वो अगर आप किया होता तो उसकी जानकारी होती। आपने जनरल एक प्रश्न, मैं आपका प्रश्न पढ़ता हूं, बरसात में गंगा नदी पर बाढ़ के किसानों की फसलें जलमग्न होकर खत्म हो गई, लेकिन आप यहां पर बता रहे हो कि एक किसी योजना के लिए 25 लाख रुपया दिया, यही कहा ना आपने? तो उस योजना का या तो इसमें लिखते, वो योजना तो सारी की सारी योजना माननीय मंत्री जी जानकारी हो तो बता दीजिए, नहीं तो जो जानकारी मांगी है उन्होंने आप बाद में दे दीजिएगा। माननीय मंत्री जी बताइए। माननीय मंत्री जी, नहीं, ये प्रश्न से संबंधित अगर आप देखिए, आपने जो प्रश्न दिया है उससे आप संबंधित किसी स्थान के ऊपर कोई पुल या किसी विषय को लेकर आप उठाएंगे तो या तो उसको स्पेसिफिकली मेंशन करिए, या पूरे प्रदेश में कहां का पुलिया बन रही है तो संभव नहीं है। माननीय मंत्री जी जानकारी हो तो बता दीजिए, नहीं तो लिख के भिजवा दीजिएगा। बहुत गंभीर समस्या है। मैं आपकी समस्या के प्रति मैं नहीं कह रहा, बड़ी समस्या है, बुरी हालत आपकी समस्या से मैंने एसडीएम साहब को भी लिखा है, वो आप लिख के दे तो मैं टेबल कर देता हूं। आप मुझे दे दीजिए, उसका जवाब मंत्री जी हो तो बता दीजिए, नहीं तो बाद में भिजवा आइए साहब, ये गंभीर समस्या। अरे आपकी समस्या आप मान रहे हैं, लेकिन विषय है कि सारी आप पर पुल बनेगा, अगर जानकारी होगी तो बता देंगे। अब मैं आप ही की मदद कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ, आपके अगेंस्ट में नहीं हूँ। जितने भी हमारे तटबंध हैं, बिजनौर से बलिया तक लगभग 45 जो आवश्यकता अनुसार होता है, हमारे 45 तटबंध बने हुए हैं। बिजनौर में हमारे दोनों दाएं बाएं दोनों तटबंध हमारे बने हुए हैं। ये जो आप विषय एक व्यक्तिगत उठाए हैं वो लिख कर दे देना, उसकी जानकारी यदि नियमानुसार आवश्यकता है तो किसानों के हित में ही माननीय योगी सरकार निर्णय हमेशा लेती है, आगे भी लेते रहेंगे। यदि प्रश्न के साथ श्री मुकेश चंद्र जिस जनपदों में आवश्यकता है कि स्वामी जी आप बताइए। मैं ये बात कहनी चाहूंगा, बताइए, कि मैं समाजवादी पार्टी का सन्यासी हूं, इसलिए जो है काम 2 वर्षों से नहीं हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, स्टाफ का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्टाफ का मामला है, मैं आपसे जो है इस बारे में भीख मांगता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरी भीख डाल दीजिए। माननीय मंत्री जी, स्टाफ का मामला है। माननीय मंत्री, अरे जब जल स्तर जब बढ़ता है, जल स्तर
जल स्तर बढ़ने से, जल स्तर बढ़ता है तो जब फैलाव होता है, यदि नदियों को भी बांधते चलेंगे तो उसमें खतरा उत्पन्न, इसलिए नियमानुसार उसका जांच करवाया जाता है, फिर आवश्यकता अनुसार वहां तटबंध बनाए जाते हैं। यदि जल स्तर बढ़ता है, हमेशा डूब क्षेत्र रहा है, हर जगह देखेंगे डूब क्षेत्र रहा है। डूब क्षेत्रों में आप देखेंगे, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन डूब क्षेत्रों में लोगों ने कब्जा करते हुए, अब आगे योगी सरकार आने के बाद 17 के बाद वह मकान बिल्डिंगें ध्वस्त हो रहा है, जो लोगों ने वो बेच दिया था। तो डूब क्षेत्र गंगा जी चलेंगी तो थोड़ा फैलाव होता है, फिर भी हम बलिया तक हमारे जितने 45 तटबंध हैं वो सुरक्षित हैं। और बिजनौर में तो हमारे दाएं बाएं दोनों है, बाकी जनपदों में नहीं है। बिजनौर ये भी जो आप बोले आवश्यकता अनुसार एक बार लिख कर आप दे देना, मैं आपको यदि आप दे दीजिए लिख के, किसान के हित में जो निर्णय होगा हम करेंगे। आप लिख के दे दीजिएगा, मंत्री जी ने कहा आप लिख के दे दो, करा देंगे, बैठे। लेकिन ये बात अगर बाकी दूसरा कोई स्वामी जी आपको कहे कि आप स्वामी हो तो उसको नहीं मानोगे जब समाजवादी पार्टी के अलावा? अगर हम कहें आप स्वामी हो तो नहीं मानोगे? प्रश्न संख्या 7 श्री मुकेश वर्मा। श्री मुकेश वर्मा पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से पूछिए। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें यह है कि प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हेतु एक नवीन आयोग का गठन हेतु विधानसभा में बिल पारित किया था। ऐसी स्थिति में माइनॉरिटी के महाविद्यालयों की भर्ती इसी आयोग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में आनन फानन में माइनॉरिटी महाविद्यालयों में भर्ती के लिए अनुमोदन देकर विज्ञापन क्यों प्रकाशित किया गया? क्या माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे? साथ ही निवेदन और मंडलीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा पिछले महीने में किसी माइनॉरिटी महाविद्यालय को भर्ती हेतु विशेष परिस्थिति अंकित कर अनुमति दी गई है। साथ ही जब महाविद्यालयों में क्लास 3 की नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग की व्यवस्था है कि जब राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय में क्लास 3 की भर्ती हेतु विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया की अनुमोदन निदेशक द्वारा दिया गया, इस प्रक्रिया अनुमति शासन से ली गई। क्या इन अनियमितताओं के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करेगी? माननीय अध्यक्ष जी, राज्य की सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में इतने इंजीनियरिंग कॉलेजों में नियमित निदेशक नियुक्त नहीं है तथा अब तक नियमित नियुक्ति कर ली जाएगी, कब तक नियुक्ति कर ली जाएगी? माननीय अध्यक्ष जी, और कुछ बचा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान में गरीबों शोषितों का जो रिजर्वेशन है उसकी साहब अगर चिंता हो जाए तो निश्चित रूप से प्रश्न ये है आपका भला भी होगा साहब और गरीबों का भी भला होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रश्न पे आइए। माननीय अध्यक्ष जी, एक सवाल और है, क्या निदेशक की नियुक्ति के दौरान अभ्यर्थियों की पिछली संस्थाओं से अन्य पदों जैसे कि कुलपति इत्यादि की भर्ती हेतु आपराधिक और विजिलेंस से संबंधित उनकी जांच किसी तरह की गई है? साहब, आगरा यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर थे साहब, उन्होंने दुनिया भर के, मैं कहना नहीं चाहता यहाँ सदन में, ऐसे काम किए साहब कि जिससे अपने मूल प्रश्न में देखिए, आप तो डॉक्टर हो ना, जो पूछा उस पर पूछो। माननीय मंत्री जी, जो पूछा, जो प्रश्न है उस पर पूछिए। इंजीनियरिंग कॉलेज है सर, बुंदेलखंड इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें वर्तमान में निदेशक की उनकी पूर्व सेवा संस्थाओं से इनकी आपराधिक कदाचार पर लगाई गई पेनल्टी विजिलेंस टीम से मांगी गई थी तथा अब तक नहीं हो पाई है। शासन ने उन लगे गंभीर कदाचार संबंधी आरोपों और उन पर लिए गए निर्णय पर अभी तक क्या कार्रवाई की है? यदि नहीं मांगी गई तो इस तरह की गंभीर कदाचार के आरोपों को किस स्तर पर शासन से छुपाया गया और क्यों, ये मैं पूछना चाहता हूं। मंत्री जी, साथ ही जो इनका प्रश्न है मैं टेबल कर दूंगा सर, उसके अनुपूरक इन्होंने एक भी नहीं पूछा। मैं टेबल कर दूंगा सर।
आपने जो कुछ पूछा है डॉक्टर वर्मा, अरे यहाँ फिरोजाबाद में एक रामदासपुरा का पुल माननीय मुख्यमंत्री ने दिया था साहब। अब पुल की बात यहाँ पर छात्र छात्राओं की आत्महत्या से कहा गई। अगर उसकी जांच हो जाएगी साहब, आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था और उन्होंने साहब उस समय दिया था, उस परिस्थिति में दिया था साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग धन्यवाद देते हैं साहब। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 अतुल प्रधान जी। उन्होंने पूछा नहीं, सदस्य ने तो संबंधित सवाल नहीं पूछा है। हाँ, अध्यक्ष भी नहीं पूछा ना। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ जी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एक बेटी की हत्या कर दी गई थी। वो कानपुर के रहने वाली थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या परेशानी थी, क्या कारण था कि जानकारी के बाद भी ना पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की और ना ही यूनिवर्सिटी कैंपस में जो जिम्मेदार लोग होते हैं उन्होंने कुछ ध्यान लिया उसका, और जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई नोएडा ग्रेटर नोएडा में। आखिरकार क्या मंत्री जी सरकार उस परिवार की मदद करने का काम करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, और यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? माननीय मंत्री जी जानकारी हो तो बताइए। पहली बात, वो नोएडा की यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा के अंतर्गत नहीं है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की है। दूसरी बात, फिर भी जो हत्या हुई है उसके लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है और अवगत हो जाएंगे हम कि की हत्या हुई है, क्या सरकार उस परिवार की मदद करेगी? अलग से प्रश्न आएगा दोस्तों, क्या किया जा सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 श्री अतुल प्रधान। श्री अतुल प्रधान। मान्यवर, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं और कई बार लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हर जगह बढ़ चढ़ कर होता भी है, लेकिन जहां छिनेती, लूट, हत्याएं, एक्सटॉर्शन, इनके बारे में कई बार चर्चाएं होती हैं और इसका चर्चा का विस्तार भी और सुर्खियां भी बनती हैं। लेकिन साइबर क्राइम जो उत्तर प्रदेश है, ये 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। जितने संसाधन साइबर क्राइम में क्राइम करने वाले लोग अपना रहे हैं, क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है आने वाले समय पर कि अभी मंडल के स्तर पर साइबर थानों का निर्माण हुआ 18 का? ये बीते कई सालों पुरानी बातें हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार ने कई साल पहले घोषणा इस चीज की थी कि हर जिला मुख्यालय पर साइबर थाने की स्थापना होगी, जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास ही ये विभाग है, आईपीसी के जितने मुकदमे एक साल में दर्ज होते हैं और उनकी जो वृद्धि दर है वो कई बार अलग अलग मुकदमों में घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन जो साइबर क्राइम है ये प्रतिवर्ष 2 से 3 गुनी की तादाद से लगातार बढ़ रहा है, और ये लगातार इस तरीके से बढ़ रहा है क्योंकि क्राइम एक जगह से, अपने जिले से, अपने प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अन्य कोनों से भी ये संचालित किया जा रहा है। इसको डिस्टेंस क्राइम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इस पर, तो आजकल आम हो गया है सर, जैसे एक्सटॉर्शन बोलते हैं हम, सेक्सटॉर्शन भी। एक सामने से कोई व्यक्ति आपकी वीडियो कॉल पर आता है और सामने से वो किस तरह की तस्वीर पेश करता है और उसकी फिर फोटो ले ली जाती है और फिर उसके नाम पर एक्सटॉर्शन का मांगा जाता है। मैं सर एक निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। हमारे घर के पास एक व्यक्ति पेंशन पर आया, उसके मोबाइल पर किसी की इस तरह की तस्वीर आई। वो तस्वीर जैसे मोबाइल पर आई, उसके बाद दोबारा उसके पास फोन किसी डीआईजी के माध्यम नाम लेकर आया, 7 लाख रुपए सर उससे वसूल लिए। मैंने खुद मेरठ के आईजी महोदय को, एसएसपी महोदय को उसकी सूचना दी। आज तक सर
आज तक उस तरह का कोई चीज उसको बेचारे को मिल नहीं पाई। ऐसे हजारों हजार लोग हैं, जितने लोग यहाँ पर सदन में प्रश्न बैठे हैं, करिए, 3 मिनट में आप प्रश्न नहीं कर पाए। इतने लोग जितने सदन में बैठे हैं, हर कोई इससे परेशान है, पीड़ित है। मैं से सवाल ये करना चाहता हूं कि जिस तरीके से फर्जी आइडिया बनाकर OLX की खरीद फरोख्त के नाम से जो आपके एक्सटॉर्शन मनी वसूली जा रही है, क्या ऐसे कोई उपकरण या ट्रेंड अधिकारी आने वाले समय पर सरकार की कोई योजना है कि क्या ट्रेंड अधिकारी कोई इस तरह की या उपकरण ऐसे हैं सरकार के पास जिससे उनकी जानकारी जुटा सकें? दूसरा सर, डाटा एक बार आता है फिर वो चला जाता है, और डाटा के पुनर्जीवित करने की कोई ऐसी उपकरण ऐसा कुछ है कि जिससे डाटा उपलब्ध हो जाए? हम लोग 2000 की लूट अगर किसी जिले में हो जाती है तो हजारों सैकड़ों पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन अगर 20 लाख रुपए की भी किसी से इस तरीके से साइबर क्राइम के माध्यम से पैसे अगर निकाल लिए जाएं तो कोई SSP या कोई पुलिस अधिकारी उसका संज्ञान अवधूत जी प्रश्न करिए, 4 मिनट मैं सर लास्ट करके कर रहा हूं सर। मैं सर ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई नोडल अधिकारी इसके लिए जिले में फिक्स होगा कि जिसकी जिम्मेदारी ये तय हो जाए कि साइबर क्राइम से संबंधित कोई अपराध अगर हुआ तो जो व्यक्ति पीड़ित है उसका मुकदमा दर्ज हो गया या नहीं हुआ? अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी किसी की तय हुई या नहीं हुई? इसके लिए सर क्या कोई नोडल अधिकारी जिले में नियुक्त होगा या नहीं होगा? आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी 5 मिनट आप सिर्फ प्रश्न नहीं लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से सबसे बड़ी दिक्कत है, और जब भी कोई अफवाह की चीज चलती है साइबर क्राइम मतलब सोशल मीडिया या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या भी घटती है, पूरा क्षेत्र का माहौल खराब हो जाता है। क्या इसकी कोई कार्य योजना सरकार की है? माननीय मंत्री जी कि जो इस तरीके के माननीय लोग हैं, मंत्री जी, हो गया, बैठ जाइए। सर एक चीज अब हो गया, बहुत 5 मिनट में आप एक चीज नहीं पूछ पाए। पैदल गश्त करती है पुलिस सर, बैठिए मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। लेकिन कोई इसकी पेट्रोलिंग डिजिटल पेट्रोलिंग से नहीं होती, अब ये साइबर क्राइम की। वो मालूम है तो मैं उनको, माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि आप पैदल गश्त के माध्यम से क्राइम को रोकने का पुलिस काम करती है, लेकिन क्या कोई साइबर क्राइम के ऊपर आपने डिजिटल पेट्रोलिंग की कोई किस तरह की आपने संस्था को इजाद किया है? इनका माइक बंद कर दीजिए, मंत्री जी बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, 5 मिनट से 6 मिनट आपने सिर्फ प्रश्न किया, 6 मिनट। जब से मान्यवर योगी सरकार आई है तब से लगातार अपराधों में कमी हुई है, और जहां जहां अपराध हुए भी हैं मान्यवर, तो वहां पर सख्त से सख्त सजा दी गई है, और यहां तक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया गया। चाहे NCRB का आंकड़ा देख लें और चाहे मान्यवर लोकल, हर तरह से जो अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी उसको पूरी तरीके से चरितार्थ किया गया है, और आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बना है, और पब्लिक परसेप्शन भी यही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पहले की सरकारों के मुकाबले में बहुत 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 बेहतर है। जहां तक मान्यवर आपने कहा कि साइबर क्राइम की बात कही, मान्यवर परिणाम बताते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहां कहीं पर भी सूचना मिलती है मान्यवर, उसमें मुकदमे भी दर्ज होते हैं और उसमें मान्यवर कार्रवाई भी होती है। आप प्रश्न का मान्यवर दूसरा पैराग्राफ देख लें, आपने खास तौर से पूछा था, हमने खास तौर से बताया कि क्या सरकार बताएगी कि 2022 से दिनांक 20/3/23 तक साइबर अपराध के कितने मुकदमे पंजीकृत हुए। हमने मान्यवर बताया 13,155, और अब मान्यवर हम आपको पूरे आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमने उसमें कार्रवाई की है, एग्जेम्पलरी कार्रवाई की, और एग्जेम्पलरी कार्रवाई यहां तक कि हम वर्तमान में जितने भी हमारे मुकदमे पंजीकृत हुए उसके प्रति हुई, और उसके अलावा भी मान्यवर हमने हर तरह से इस बात की कार्रवाई की। हम आपको कार्रवाई के बारे में मान्यवर अवगत कराए दे रहे हैं। ये जिस पीरियड का आपने पूछा उस पीरियड का भी बताए दे रहे हैं। मान्यवर 13,155 मुकदमे पंजीकृत हुए, 4,372 आरोप पत्र, 4,406 नहीं आया, 4,606 अंतिम रिपोर्ट, 45 खारिज हुए, और 7,570 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, और इसमें 89 करोड़ 45 लाख
67,670 रुपए की रिकवरी भी कराई गई। ये अगर कार्रवाई नहीं होती मान्यवर तो ये रिकवरी नहीं होती। 89 करोड़ की रिकवरी हुई है मान्यवर। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि हमारी जहां कहीं पर भी मान्यवर कोई भी सूचना मिलती है तो उसको रजिस्टर करके उस पर कार्रवाई होती है मान्यवर। और आपके जनपद का कहिए तो जनपद का बता दे। नहीं, संभव नहीं है, आगे छोड़िए। प्रश्न क्या नो डॉक्टर अजय कुमार बैठिए। अब डॉक्टर अजय कुमार अनुपूरक पूछिए। डॉक्टर विविध आकार प्रकार वाले और अनेकों कार्यों को में प्रयोग किए जाने वाले चालक रहित विमान को ड्रोन कहते हैं। मान्यवर, मेरा ये इसी से संबंधित ड्रोन से विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रदेश में एक सवाल था और माननीय मंत्री जी ने उसमें कई पक्ष को उसके स्वीकार भी किया है। आजकल कई प्रकार के ड्रोन उपलब्ध हैं, प्रचलन में हैं, जैसे मानव रहित विमान, मानव रहित युद्धक विमान, कृषि ड्रोन, आपूर्ति ड्रोन, लघु मानव रहित विमान, मल्टी रोटर और पैसेंजर ड्रोन आदि बहुत से ड्रोन आजकल प्रचलन में हैं। रक्षा, कानून व्यवस्था और कृषि कार्यों में ड्रोन की उपयोगिता साबित हो चुकी है। मान्यवर, मेरा इस प्रश्न के माध्यम से ये कहना था कि अगर विश्वविद्यालय या कोई ऐसा संस्थान ड्रोन के संबंध में स्थापित अगर हमारे प्रदेश में होगा तो न केवल अपनी परिस्थितियों के अनुसार हम रिसर्च कर सकेंगे उसमें और वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स की एक वर्क फोर्स भी हमें उपलब्ध होगी। मुझे ध्यान आता है, उस समय मैं उदाहरण भी देना चाहूँगा, कृषि कार्यों में उपयोग के लिए इफको हजारों युवाओं को, ग्रेजुएट युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है ड्रोन के प्रयोग करने के लिए। क्योंकि ये नया विषय है, इसमें रिसर्च इनोवेशन की और पढ़ाई की सख्त आवश्यकता है। तो बताया उन्होंने। तो मैं माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि ड्रोन इंडस्ट्री अभी प्रदेश में अभी प्रारंभिक चरण में है और उनके विकास की संभावनाएं बनी हुई हैं तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में ड्रोन विश्वविद्यालय तत्काल खोले जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। मान्यवर, तत्काल ना हो सही, कृपा पूर्वक माननीय मंत्री जी ये बताना चाहेंगे, सदन को आश्वस्त करना चाहेंगे, तत्काल ना सही भविष्य में इस बहुउद्देशीय ड्रोन की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में ड्रोन विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। उसी के ऊपर बता दो। नहीं सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ये युग है और हमने 4 नए कोर्सेज शुरू किए हैं, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी की, जिसमें डिप्लोमा स्तर पे हमने 6 पॉलिटेक्निक्स में इनको शुरू कर दिया है और डिग्री स्तर पर हमारे MNUT में, AKTU के संबंधित संस्थानों में और जो और संस्थान है प्राइवेट के, उन पर भी हमने इनको कोर्सेज को प्रारंभ करने का काम किया है। अगर आवश्यकता प्रतीत होगी, डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे ड्रोन टेक्नोलॉजी का, जहां जैसी आवश्यकता होगी तो भविष्य में उसको भी देखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार इसको लेकर